What is the scope of Article 21, which is right to life and personal liberty? Should not any procedure established by law under Article 21 be fair, just, reasonable, and not financial, oppressive, arbitrary? अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा क्या है? क्या अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थिर कोई भी प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत, उचित नहीं होनी चाहिए और वित्तीय दमनकारी, मनमानी नहीं होनी चाहिए? इन महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों को समझने के लिए, देखने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय के बहुत ही जो है पॉपुलर जजमेंट, बहुत ही पॉपुलर फैसले का हमें अर्थघटन, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। आज आप सभी का स्वागत है, सारे अभ्यर्थी मित्र एवं अन्य दर्शकगण, ग्रोथ माउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ माउंट यूपीएससी पर। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। इस विशेष श्रृंखला का यह 8वां उपाख्यान है, जिसके तहत हम लोग ऐसे फैसलों की चर्चा कर रहे हैं सर्वोच्च अदालत के या हमारी एपेक्स कोर्ट या हमारी सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने भारत के संविधान को सदैव के लिए बदल कर रख दिया हो या भारतीय संविधान में बहुत ही भारी भरकम फेरफार किए हो। काफ़ी सारे ऐसे फैसले हमने देखे हैं। आज 8वां है, जिसका टाइटल आपको दृश्यमान है, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। मनेका गांधी, जैसे आपको मालूम है कि हमारी जो भूतपूर्वीय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि अपने एक चक्रीय शासन के लिए भारत एवं पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है, उनकी पुत्रवधू है। उनके छोटे पुत्र संजय गांधी की जो है यह पत्नी है। और यह पूरा मामला, इस पूरे मामले में इनके खिलाफ भारतीय संघ था, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया था। और समझने जैसा है, क्योंकि काफ़ी सारे लीगल इश्यूज यहाँ इस पूरे कानून में इंक्लूड है। साथ ही इस कानून ने कुछ चीज़ें एस्टेब्लिश की है, जिनमें आर्टिकल 14 एवं आर्टिकल 19 का जो इंटरलिंकेज है, साथ ही गोल्डन ट्रायंगल रूल दिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि भाई जो देखिए आर्टिकल 14 जो है, जो इक्वलिटी की बात करता है, एवं आर्टिकल 19 है जो कुछ सिटीजन्स को फ्रीडम देता है, और आर्टिकल 21 है, इन तीनों में एक इंटरलिंक है। ठीक है, तो ये एक इसकी महत्व की बात थी, गोल्डन रूल ट्रायंगल। और दूसरा बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि भाई आर्टिकल 21 जो है उसका स्कोप बहुत ही अधिक है। वो कोई नैरो जो है कोई फंडामेंटल अधिकार नहीं है, मगर इट्स एन अम्ब्रेला ऑफ फंडामेंटल राइट्स, विच इंक्लूड राइट टू फूड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, राइट टू ट्रैवल। जिस हमें यहाँ देखना है, जैसे जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, हम देखेंगे कि मनेका गांधी को ट्रैवल करने से रोका गया। ठीक है, सरकार ने, केंद्र सरकार ने मनेका गांधी को ट्रैवल करने से रोका, यानी कि बाहर जाने से, विदेश जाने से रोका। तो यहाँ अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था और बताया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर अपने आप में ये महत्वपूर्ण फैसला है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने दिया था, जिनमें अहमदुल्ला बेग थे, जो तब के चीफ जस्टिस थे, फिर वाई चंद्रचूड़, पी.एन. भगवती, वी आर कृष्णय्यर, एन.एल. ऊंटवाला, सैयद मुर्तुजा फजली एंड पी.एस. कैलासन। तो दिस वर द जजेस, ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूटेड द बेंच हु रूल्ड दिस पर्टिकुलर जजमेंट। अब मूल बात शुरू करेंगे, मगर उससे पहले आप हमारे साथ हमारी वेबसाइट के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, growthmounteducation.com। यहाँ ये सारी चीज़ें आपको ब्लॉग फॉर्म में उपलब्ध है, वहाँ से आपकी नोट बना सकते हैं एवं PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अन्य परीक्षा लक्षी जो संसाधन है उन्हें प्राप्त करने के लिए आपको हमारे साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, तो आप आज ही रजिस्टर कीजिए। प्लस इंस्टाग्राम और फेसबुक के साथ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसके तहत आप हमारे साथ अपडेट रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ हम लोग जो है हमारे जो टाइम टेबल्स होते हैं, हमारी जो योजनाएं होती है, उनको वहाँ जो है घोषित करते हैं, ताकि जो है जो छात्र है, जो अभ्यर्थी है, हमारी जो कम्युनिटी है, उन तक अपडेट्स हमारी पहुंचती रहे। तो आप इन 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। और रही बात यूट्यूब की, तो आप इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो महत्वाकांक्षी, जो सीरियस छात्र हैं, उन तक हमारा कंटेंट पहुंचाने में मदद कीजिए। अब शुरू करेंगे मूल बात, जो कि इंट्रोडक्शन से शुरू करनी है। 2 बिंदु देखने हैं, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु में कहा गया, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज अ लैंडमार्क केस डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, in which court departed it from its earlier straight jacket interpretation of fundamental rights। यह एक ऐसा फैसला था सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने अपने ही पूर्वीय अर्थघटन में कुछ क्षतियां ढूंढी और उनको ठीक करने का फैसला किया, जैसे A.K. गोपालन केस।
ठीक है, AK गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स और उनके वायोलेशन का जो है एक ऑब्जर्वेशन दिया था, मगर वो क्षतिपूर्ण था, ऐसा यहाँ इस फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बताया। तो यहाँ जो स्ट्रेट जैकेट इंटरप्रिटेशन हुआ था वो अब सुप्रीम कोर्ट ने फ्लेक्सिबल किया। इनफैक्ट जो फंडामेंटल राइट्स है उनका फैलाव, उनका जो स्कोप है वो भी बढ़ाया। तो यहाँ अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण साबित हुआ। और दूसरे बिंदु पर इंट्रोडक्शन में कहा गया है कि मेनका गांधी वॉज द पिटिशनर, यानी कि वे याचिकाकर्ता थी और सामने जो भारतीय संघ था, भारतीय सरकार, वे प्रतिवादी थे, देवर रेस्पोंडेंट। ठीक है, अब देखेंगे बैकग्राउंड कि कैसे यह पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। पहले तो मामला क्या है वो देखना है, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा वो भी हम देखेंगे। सारी चीज़ों को डिटेल में देखना है, ठीक है, ताकि एक दृष्टिकोण बनाने में, एक सचोट दृष्टिकोण बनाने में जो है हमें एक सहायता मिले, और इसीलिए सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ थरली देखते जाएंगे। मेनका गांधी, द डॉटर इन लॉ ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, स्टार्टेड ए पॉलिटिकल मैगजीन सूर्या। जैसे हमें मालूम है कि एक चक्रीय शासन के लिए उनकी जो सांस थी, यानी कि जो हमारे पूर्वीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे, वे जाने जाते थे, और आपातकाल उन्होंने लगाया था। तब बहुत ही उन्होंने जो है लोगों के ऊपर एक प्रकार से लोगों को यातनाएं दी, प्रताड़नाएं दी, शोषण किया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से कांग्रेस पार्टी की जो एक राजकीय पक्ष के रूप में जो इमेज थी, ठीक है, वो बहुत ही बुरी हो गई। और संजय गांधी के दिशा निर्देश पर, संजय गांधी की सलाह के अनुसार उनकी पत्नी यानी कि मेनका गांधी ने एक मैगजीन शुरू किया जिसका नाम था सूर्या। ठीक है, और सूर्या के जरिए जो कांग्रेस की इमेज खराब हुई है उस इमेज को सुधारना था। सूर्या में ऐसे जो है सरकारी काम, कांग्रेस की जो उपलब्धियां ऐसे रिप्रेजेंट करना कि यहाँ जो है लोगों में एक अवेयरनेस फैले और लोग कांग्रेस की जो बिगड़ी हुई इमेज है लोगों में उसको सुधारा जाए। सो दिस वाज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। शी यूज्ड इट एज अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म टू रिस्टोर द इमेज ऑफ द कांग्रेस पार्टी which was dented by the imposition of emergency. Yes, she used it as a political platform, एक राजकीय मंच के रूप में इसको, इस मैगजीन का उपयोग किया, इस समय का उपयोग किया, और कांग्रेस की जो बिगड़ी इमेज थी आपातकाल समय के जो वजह से वो यहाँ सुधारने का प्रयास किया। मैगजीन ऑल्सो पब्लिश्ड सम कंट्रोवर्शियल इमेज ऑफ द सन ऑफ द देन डिफेंस मिनिस्टर जगजीवन राम। मगर इनमें कुछ ऐसे लेख प्रदर्शित हुए जिनमें एक लेख में स्कैंडलाइज्ड इमेज प्रदर्शित की गई। ठीक है, तब के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि तब के रक्षण मंत्री, संरक्षण मंत्री जगजीवन राम के बेटे की जो कोई स्कैंडल में शामिल हो, ऐसा कोई जो है सीनेरियो था। तो उसकी वजह से उन्हें अब पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन का सामना करना पड़ा। द देन डिफेंस मिनिस्टर जगजीवन राम ने अपनी सारी ताकत लगा दी और मेनका गांधी का पासपोर्ट जो है वो वॉइड बता दिया, यानी कि उनका पासपोर्ट जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करवा दी। ठीक है, अपने पॉलिटिकल पावर का उपयोग करके जगजीवन राम ने कुछ ऐसा किया। मेनका गांधी वॉज इश्यूड ए पासपोर्ट ऑन 1 जून 1976। उन्हें 1976 में पासपोर्ट जो है मिला था, इश्यू किया गया था सरकारी अथॉरिटी के द्वारा, प्राधिकरण के द्वारा। ऑन 4 जुलाई 1977, the time around which she wanted to travel out of India for a speech, she received a letter from Regional Passport Office, Delhi, informing that under Section 10, Clause 3C of the Passport Act 1967, Government of India decided to impound her passport in public interest. Impound यानी कि जमा करवाना, ठीक है, अथॉरिटी के पास जमा करवाना। तो जब उन्हें 1977 की साल में बाहर जाना था विदेश, किसी एक डेमोक्रेटिक संगठन के कार्यक्रम में उनको घोषणा देनी थी, जो है उनका वक्तव्य था, उनका स्पीच था, तब उन्हें एक अपने रीजनल पासपोर्ट अथॉरिटी से एक लेटर मिला दिल्ली से, जो बताता था कि भाई अंडर सेक्शन 10 क्लोज 3C के तहत इन जनरल इंटरेस्ट, इन जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, आपको आपका पासपोर्ट जो है वो अथॉरिटी के साथ जमा करवाना पड़ेगा, आपके पास नहीं रख सकता या नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जगजीवन राम ने अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके यह प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी। She was asked to surrender her passport within 7 days from receipt of the letter. Yes, but उस कागज में बताया गया था कि भाई जब से आपको यह पत्र मिला तब से 7 दिन के अंदर आपको आपका पासपोर्ट इंपाउंड करवाना है अथॉरिटी के साथ।
Maneka Gandhi wrote a letter to regional passport office requesting him to furnish a copy of a statement of reason for making the order as provided in section 10 clause 5. Yes, मेनका गांधी ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए जो रीजनल अथॉरिटी थी, पासपोर्ट रीजनल अथॉरिटी, प्रादेशिक जो प्राधिकरण था या कचहरी थी, उनसे काउंटर क्वेश्चन किया कि भाई आप मुझे लिखित में एक कॉपी दीजिए उन कारणों की जो है उन कारणों को लिखा जाए उस कॉपी में जिन कारणों के तहत आपने मेरे पासपोर्ट को जब्त करने का आदेश दिया है या निर्णय लिया है. बट इन इट्स रिप्लाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटेड दैट in the interest of general public it was decided not to furnish a copy of a statement of reason for the making of the order. But उन्हें रिप्लाई क्या मिला कि भाई सामान्य जनहित में ऐसा तय किया गया कि भाई आपको कोई कारणों की सूची या कोई कारणों का पत्र नहीं दिया जाएगा कि किन कारणवश आपका पासपोर्ट इंपाउंड किया गया है. ठीक है, तो ऐसा बताकर सरकार ने इन कारणों को सार्वजनिक करने के लिए इनकार कर दिया, स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया. Maneka Gandhi filed a writ petition challenging the action of government in impounding her passport and declining to give reason for doing so. तो इसीलिए मनेका गांधी ने एक पिटीशन फाइल कर दी, एक writ पिटीशन फाइल कर दी जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे तर्क दिए और उन्होंने बताया कि भाई मेरे तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है और किन कारणों की वजह से यह हनन हो रहा है वो भी सरकार के द्वारा कोई स्पष्ट नहीं किया जा रहा है, वो माहिती भी. ठीक है, तो ऐसे में एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आ गई. अब आर्ग्यूमेंट्स देखने दोनों पक्षों के, तर्क वितर्क दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तरीके से बातें रखी. एक बाजू मनेका गांधी ने रखी, एक बाजू भारतीय संघ ने रखी. शुरू करेंगे पिटिशनर से, क्योंकि मनेका गांधी पिटिशनर थी तो उनके द्वारा की गई बातों में सबसे प्रथम द राइट टू गो अब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी विद इन द मीनिंग ऑफ दैट एक्सप्रेशन एज यूज्ड इन आर्टिकल 21. यस, उन्होंने सबसे प्रथम बात ये रखी कि भाई राइट टू ट्रैवल यानी कि घूमने का अधिकार धारा 21 के तहत, भारतीय संविधान की धारा 21 के तहत पर्सनल लिबर्टी का भाग है. वो एक निजी स्वतंत्रता है, उसे कोई रोक नहीं सकता. अगर राइट टू ट्रैवल डिनाई किया गया है अथॉरिटी के द्वारा तो इट इज द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. ये उनका पहला तर्क था. एंड नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस राइट एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ. देयर इज नो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय द पासपोर्ट एक्ट फॉर इंपाउंडिंग और रिवोकिंग ए पासपोर्ट. यस, उन्होंने बताया कि भाई पासपोर्ट कानून में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, ऐसी कोई प्रक्रिया ले डाउन नहीं की गई है कि जिसके तहत पासपोर्ट इंपाउंड या रिवोक किया जाए या ये रद्द किया जाए. दूसरे बिंदु पर उन्होंने बताया कि द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द होल्डर ऑफ द पासपोर्ट टू बी हर्ड अगेंस्ट द मेकिंग ऑफ द ऑर्डर. यस, दूसरा उन्होंने ये बताया कि भाई पासपोर्ट कानून में ये भी प्रावधान नहीं है कि जो पासपोर्ट होल्डर है उनकी बात सुनी जाए, उनका पक्ष देखा जाए, फिर फैसला किया जाए. ये तो जो है उन्होंने बताया कि भाई ये क्या बात हुई कि ये मात्र और मात्र जो पावर है वो पासपोर्ट अथॉरिटी में ही सेंट्रलाइज्ड है एंड एक्सट्रीम पावर सेंट्रलाइज्ड है. तो ये उनका दूसरा बिंदु था. तीसरा बिंदु उन्होंने बताया कि सेक्शन 10 क्लोज 3C इज वायोलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर सेक्शन 19 क्लोज 1A एंड G एंड 21. यस, उन्होंने बताया कि भाई यहाँ जो पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 10 उपधारा 3C है वो अपने आप में उल्लंघनकारी है और ये भारतीय संविधान के द्वारा गारंटीड जो मौलिक अधिकार है जिनमें आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, इन तीनों को वायोलेट करती है. और चौथे में उन्होंने बताया कि भाई द ऑर्डर इंपाउंडिंग द पासपोर्ट इज मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड देयरफॉर इज नल एंड वॉइड. और जो पासपोर्ट जब्त करने का जो आदेश जारी किया गया है वो अपने आप में प्राकृतिक न्याय या प्राकृतिक कानून के सिद्धांतों के साथ मिलजुल नहीं खा रहा या जो है इट इज़ नॉट इन कंपाइलेंस विथ नेचुरल जस्टिस, विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड दैट्स वाई द होल ऑर्डर इज नल एंड वॉइड. तो इसीलिए पूरा जो ऑर्डर है वो अपने आप में वॉइड है, अपने आप में इलीगल है, अवैध है. ठीक है, तो ये कुछ पिटिशनर की दलीलें थी. अब हमें कुछ स्टैटिक बिंदु देखने हैं. ठीक है, जिनके तहत यहाँ जो बातें चल रही है आर्टिकल 14 की, आर्टिकल 19 की बातें चल रही है तो वैसे में मालूम होना चाहिए. ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है और जब आप भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का पठन शुरू करोगे तो शुरुआत में ही ये सारी चीज़ें आएंगी. ठीक है, जो आपको मालूम होनी चाहिए. मगर फिर भी वी विल टेक हियर 5 मिनट्स. ठीक है, मैक्सिमम 5 मिनट्स एंड वी विल गो थ्रू
ऑल दिस स्टैटिक थिंग्स, जिनमें सबसे प्रथम हमें आर्टिकल 14 देखना है। देखिए आर्टिकल 14, ठीक है, 3 बिंदुओं में हम इसे विभाजित कर सकते हैं। एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एंड थर्ड वन इज एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है, तो कुल मिलाकर आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, समानता, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे वो कानून के समक्ष हो, चाहे वो जुडिशरी तक एक्सेस हो, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो, सबको समान जो है गिना जाएगा, सब समान है। फिर यहाँ इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है उसमें 2 विभाग है, एक नॉन एब्सोल्यूट है, एक सिमिलर टू रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, एंड एक्सेस टू जस्टिस है वो है इक्वालिटी इन फ्रंट ऑफ जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ इन तीनों से राइट टू इक्वालिटी बनता है। सोलेली आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी। हालांकि इक्वालिटी बिफोर लॉ इट्स नॉट एब्सोल्यूट, बट दी जाती है, और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो एक बहुत ही पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। और जैसे यहाँ देखा एक्सेस टू जस्टिस, तो सिमिलरिटी या इक्वालिटी इन फ्रंट ऑफ जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, तो ये बात रही आर्टिकल 14 की। अब देखते हैं आर्टिकल 19 क्या कहता है। तो इट गिव्स प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ 6 चीजें हैं, जिनमें से एक को रद्द कर दिया गया है। आज हमें मात्र और मात्र 5 ही याद रखनी है, मगर मूल संविधान में धारा 19 में 6 चीजें थी। 19 क्लोज 1 टॉक्स अबाउट ऑल सिटीजन्स हैव द राइट। 19 क्लोज 1A में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19 क्लोज 1B to assemble peaceful and without arms. 19 clause 1C to move freely throughout the territory of India. D to reside and settle in any part of the territory of India. E was related to right to property, but later on it was removed from this section of fundamental rights and was added as a legal right. ठीक है, और आखिरी जो F है वो कहता है कि to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. So these are the rights which are guaranteed. These are the fundamental rights which are guaranteed to Indian citizen under Article 19 Clause 1. ठीक है, जिसका जिक्र यहाँ किया जा रहा था। और उन्होंने ये बताया कि भाई मेरे पासपोर्ट को जब्त करने से यहाँ मेरे कुछ मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा, जिनमें धारा 14 वाले फंडामेंटल राइट्स शामिल है, धारा 19 वाले भी शामिल है, और धारा 21 वाले भी शामिल रहेंगे। ठीक है, अब आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 देखा, आर्टिकल 19, अब आर्टिकल 21, दिस इज एन अम्ब्रेला। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे आर्टिकल 19 क्लोज 1 जो अम्ब्रेला थी, ठीक है, 6 बिंदुओं की, वैसे ही यहाँ आर्टिकल 21 6 या 7 बिंदुओं की अम्ब्रेला है, जिनमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एंड फर्दर इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, इसमें चीज़ें जोड़ी जा सकती है, और चीज़ें जुड़ी जा सकती है, तो ये बात तो शक्य है। तो फिलहाल आर्टिकल 21 का स्कोप देखें तो राइट टू फूड से हम लोग शुरू करेंगे। राइट टू फूड, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू शेल्टर, राइट टू ट्रैवल, एंड सो फर्दर एंड सो ऑन। ठीक है, तो कुल मिलाकर दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला which gives a bundle of fundamental rights to the Indian citizen. ठीक है, bundle of fundamental rights, and this all things together constitute dignified life. ठीक है, this all together constitute dignified life. तो ये सारी चीज़ें अगर मिलेगी तो लाइफ डिग्निफाइड रहेगी, अन्यथा देयर विल बी अ मेयर एग्जिस्टेंस। ठीक है, अन्यथा मात्र जो है एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व ही होगा, जीवन नहीं होगा, एक लेवल का एक डिग्निफाइड जीवन नहीं होगा। सो दिस इज आर्टिकल 21। अब फिर से आते हैं आर्ग्यूमेंट के जो है पोर्शन में, जिनके तहत 5वां उन्होंने जो है मुद्दा रखा, तर्क रखा, वो था कि ये पासपोर्ट में भी इम्पाउंडेड अंडर सेक्शन 10 सब क्लोज 3C पब्लिक इंटरेस्ट मस्ट एक्चुअली एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट, एंड द mere likelihood of public interest arising in future would be no ground for impounding the
पासपोर्ट, यस, कहा गया है कि इन्होंने यह दलील की कि भाई अगर आपको पासपोर्ट जब्त करना ही है, ठीक है, पासपोर्ट कानून 1967 की कुछ धाराओं का इस्तेमाल करके, तो पब्लिक इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आप उनके ग्राउंड पर पासपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। यू जस्ट कैनॉट इंपोर्ट पासपोर्ट ऑन जस्ट अ मेयर स्पेक्यूलेशन, ठीक है, कि भाई भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए तो दैट मीन्स दिस इज नो ग्राउंड। वर्तमान में जनरल इंटरेस्ट का इश्यू कंसर्न होना चाहिए। सो that is the only eligibility for impounding the passport as per petitioner's viewpoint. It was not correct to say that the presence of the petitioner was likely to be required for giving evidence before the Shah Commission. On the other hand, यहाँ तक पिटिशनर की दलीलें थी, तर्क थे। अब यहाँ से प्रतिवादी का तर्क शुरू होते हैं। On the other hand, Union government submitted that the petitioner's passport was impounded because her presence was likely to be required in connection with the proceedings before a commission of inquiry. Yes, सबसे प्रथम तो ये रखा कि भाई पासपोर्ट इसलिए लिया गया है कि भाई जो कमीशन का गठन हुआ है, शाह कमीशन का, उनके सामने मनेका गांधी पेश रहे, इसलिए उनका पासपोर्ट लिया जा रहा है। ये प्रथम उनका तर्क था, बचाव था। दूसरा, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज पर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। एज पर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहा गया कि भाई अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज पर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सच ए प्रोसीजर नीड नॉट पास द टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी, ठीक है। जो ऐसी प्रोसीजर्स होती है वो प्रैक्टिकल नहीं होती, ऐसा संघ सरकार का या केंद्र सरकार का बचाव था, उनका तर्क था। द रेस्पोंडेंट्स ऑल्सो कंटेंडेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चूज द ब्रिटिश कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ओवर द अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। ये दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखिए, जब संविधान का गठन हो रहा था, संवैधानिक सभा जो है वो इस कार्य में जब लगी हुई थी, तब काफ़ी सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा विचारणा होती थी, दलील होती थी, बहस होती थी, जिनमें ये एक मुद्दा अहम है, जिनके ऊपर B.R. आम्बेडकर के द्वारा जो है बहुत ही अच्छा पक्ष रखा गया था और बताया था उन्होंने कि भाई भारत में हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। मगर तब के हमारे जो यूके के जो हमारे संलग्न थे, यूनाइटेड किंगडम के, तब के जो कि भारतीय संविधान बनाने में संविधानकारों की मदद कर रहे थे, भारतीय विद्वानों की मदद कर रहे थे, उनके द्वारा यह बताया गया कि भाई फिलहाल भारतीय अदालतें जो है वो इतनी सक्षम नहीं है कि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मेंटेन कर पाए, उस कॉन्सेप्ट को चला पाए, तो इसलिए फिलहाल हमें प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ही रखना है। इवेंचुअली इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म या इसको आप लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा उस महानुभाव ने बताया। तो तब उनका जो मत था वो अमल में रखा गया और मात्र भारत में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को ही फॉलो किया गया, नहीं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को। इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंड ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच शुड बी प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ केंद्र सरकार ने यह बताया कि भाई ये जो निर्णय आता है संवैधानिक सभा के द्वारा, जो संविधान बनाया गया है, तो हमें उनका मान करना चाहिए, उनकी विचारधारा का, उनकी विचार श्रेणी का मान करना चाहिए, और इसलिए हमें मात्र और मात्र प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पर ही विश्वास रखना चाहिए, उसके ऊपर ही श्रद्धा रखनी चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हटा देना चाहिए, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार की कुछ दलीलें थी। अब यहाँ लीगल इश्यूज जो इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें 3 बिंदु है। सबसे प्रथम, वेदर द राइट टू गो अब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, यस, विदेश जाना क्या निजी स्वतंत्रता का भाग है। दूसरा, वेदर द राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A हैज एनी ज्योग्राफिकल लिमिटेशन, ठीक है, क्या कोई भौगोलिक सीमितता है। जो राइट्स में अनुच्छेद 19 उपधारा 1A से मिले हैं या 1A से मिले हैं, क्या उसके ऊपर कोई भौगोलिक सीमितता लगती है, ये एक दूसरा महत्व का न्यायिक प्रश्न था। और तीसरा, वेदर सेक्शन 10 क्लोज 3C ऑफ द पासपोर्ट एक्ट 67 इज वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 क्लोज 1A एंड आर्टिकल 21, क्या ये इन तीनों को उल्लंघन कर रही है, उल्लंघित कर रही है। तो ये 3 फैसले या 3 प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिनके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट की राय आनी थी, जो हमें देखना है। मगर उससे पहले यहाँ एक
स्लाइड है आपके सामने, जिसके तहत पासपोर्ट एक्ट 1967 की जो कुछ ऐसी धाराएं है जो कंट्रोवर्शियल है उनका जिक्र किया गया है। वैसे इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, मगर फिर भी यू कैन गो थ्रू इट बाय टेकिंग ए स्क्रीनशॉट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ इसको एक बार आप पढ़ सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। अब जजमेंट की बारी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो जो आर्टिकल 21 था उसके स्कोप को देखा कि भाई आप देखिए 21 का जो स्कोप है वो इतना कम नहीं है, ये इतना बड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे प्रथम यही स्पष्ट किया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दो आर्टिकल 21 मेंशंस द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इट हैज टू बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, नॉट ऑपरेसिव और आर्बिट्रेरी। यस, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई ये ठीक है कि आर्टिकल 21 प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की बात करता है, मगर ये प्रोसीजर जो लॉ के द्वारा प्रस्थापित की गई है, स्थापित की गई है, वो पहले तो फ्री होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, मुक्त एवं निष्पक्ष होनी चाहिए, नहीं कि सप्रेसिव, आर्बिट्रेरी, नहीं कि दमनकारी। ठीक है, अगर दमनकारी हुई तो ये चीजें चल नहीं सकती। The mere prescription of some kind of procedure cannot even meet the mandate of Article 21. The court gave Article 21 an expansive interpretation. कोर्ट ने आर्टिकल को एक उसका जो स्कोप था, उसका जो व्यय था, उसमें बहुत ही ज्यादा बढ़ावा किया। The court held that the expression personal liberty in Article 21 is of the widest amplitude and covers a variety of rights which go to constitute the personal liberty of man, and some of them have raised to the status of distinct fundamental rights and give additional protection under Article 19(1). Earlier, in Satwan Singh Sahani case, the court held that the right to travel and to go outside the country is included on the right of personal liberty. Yes, which means simply Supreme Court ने यहाँ Article 21 के स्कोप में बहुत ही ज्यादा इजाफा किया और एक अपने ही एक जजमेंट को यहाँ उन्होंने फिर से रिफर किया, जो कि 1967 का था, सतवंत सिंह सोहानी केस, सतवंत सिंह सोहानी वर्सेस रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, 1967 का मामला था, जब यह पासपोर्ट एक्ट अमल में आया। उसी वर्ष यह मामला हो गया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि भाई राइट टू गो अब्रॉड है, वो भले ही एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मगर इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। ठीक है, तो ये बात तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी। The court overruled A.K. Gopalan judgment, which held that certain articles in the Constitution exclusively deals with specific matter, and whether the requirement of an article dealing with the particular matter in question are satisfied, and there is no infringement of the fundamental right guaranteed by the article, by that article, no resource या no recourse can be had to a fundamental right conferred by another article. Simply यहाँ ये बताने का प्रयास किया गया है कि भाई A.K. गोपालन जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि भाई समझ लीजिए कि कोई ऐसा कानून आ गया है, कोई ऐसा लॉ है, कोई ऐसा कानून है, ठीक है, जो आर्टिकल 21 को कहीं पर भी उल्लंघित कर रहा है, मगर आर्टिकल 22 के कंपाइलेंस में है। ठीक है, तो इन दैट केस अन्य कोई फंडामेंटल राइट्स देखने नहीं है। अन्य फंडामेंटल राइट्स अगर वायोलेट हो रहा है तो भले ही हो, मगर कोई देखना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही इस जजमेंट को फिर से उलट कर दिया कि भाई वो हमारी क्षति थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखना ये है कि पार्लियामेंट अगर कोई भी कानून बनाए, XYZ कोई भी कानून बनाए, तो उन्हें 3 आर्टिकल से टेस्ट करना होगा, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। पहले क्या था, मात्र और मात्र आर्टिकल 21 अप टू सम एक्सटेंट एंड आर्टिकल 22, ये दो थे। अगर ये दो कंपाइल हो रहे हैं तो यहाँ अन्य फंडामेंटल राइट्स को नहीं देखना था, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि भाई देयर इज अ यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21। देयरफॉर अ लॉ डिप्रीविंग ए पर्सन ऑफ पर्सनल लिबर्टी हैज नॉट ओनली टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ आर्टिकल 21। ठीक है, जो पर्सनल लिबर्टी को उल्लंघनकारी जो कानून होते हैं आर्टिकल 21 के परीक्षा के तहत गुजरना है, मगर उन्हें आर्टिकल 14 एवं 19 के तहत भी गुजरना पड़ेगा। यानी कि अब a law should be tested by 14, 19 and 21 respectively. ठीक है, so this was the outcome. अब देखिए यह गोल्डन ट्रायंगल का रूल है जो कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रस्तावित किया गया। ठीक है, जिनमें यहाँ इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, आई एम सॉरी, इक्वालिटी, फिर यहाँ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड यहाँ आर्टिकल 21 में राइट
टू लिबर्टी। ठीक है, तो इन तीनों का एक यूनिक रिलेशनशिप है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया। तो तब से यहाँ से गोल्डन ट्रायंगल रूल बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है, अब हमें इस महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के महत्व के बारे में एवं इसके प्रभाव के बारे में समझना है। दोनों बाजू दो बिंदु है। शुरू करेंगे इसका महत्व से। पहला बिंदु कहता है कि बाय एस्टैब्लिशिंग द इंटर रिलेशंस द कोर्ट एक्सटेंडेड द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 14 टू द पर्सनल लिबर्टी ऑफ एवरी पर्सन एंड एडिशनल प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 19 टू द पर्सनल लिबर्टी ऑफ एवरी पर्सन। यस, सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों के बीच में अंतर संबंध को प्रस्थापित करके भारत के सभी नागरिकों के लिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 तीनों को गारंटी कर दी है, यानी कि तीनों किसी भी भारत के नागरिक को मिलने पात्र है ही है। और दूसरा जो महत्व का बिंदु है वो कहता है कि मनका गांधी केस गिव द टर्म पर्सनल लिबर्टी द वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन। यस, निजी स्वतंत्रता इसका सबसे वाइडेस्ट जो अगर कोई स्कोप बना है तो यहाँ ये मनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के इस मामले से बना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा। तो ये दो इसके महत्व के बिंदु है। ऑन द अदर हैंड इसका इंपैक्ट देखें तो दो बिंदु है। सबसे प्रथम कहता है कि बेस्ड ऑन दिस रूलिंग सुप्रीम कोर्ट एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 व्हिच नाउ इंक्लूड्स। बेस्ड ऑन दिस रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के स्कोप को एक्सपांड कर दिया, उसके वे को एक्सपांड कर दिया। जो चीजें इंक्लूड नहीं थी उनको भी इंक्लूड किया। जैसे जो है सोहनी केस में 1967 के सोहनी केस में जैसे राइट टू ट्रैवल इंक्लूड किया गया था, वैसे अब यहाँ राइट टू क्लीन एयर, राइट टू फूड, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट एंड मोर। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि ये इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। सुप्रीम कोर्ट को जैसे जैसे लगेगा तो वो वैसे वैसे आर्टिकल 21 की जो परिभाषा है उसे एक्सपांड करते रहेंगे या एक्सपांड करता रहेगा। एंड लास्टली द जजमेंट मेड इंडिया ए ट्रू वेलफेयर स्टेट एंश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, यही फैसला ने कहा गया है कि भारत को एक जो है एक सच्ची परिभाषा में लोकतांत्रिक देश बनाया और जैसे यहाँ कहा गया है कि कल्याणकारी राष्ट्र बनाया, जैसी हमारी प्रस्तावना में कल्पना की गई है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमें यहाँ आज देखनी थी। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। साथ ही आपके जो सजेशंस है, आपके डाउट्स है, वो भी आप खुलकर पूछ सकते हैं, निसंकोच रूप से पूछ सकते हैं। हम आपको इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जो महत्वाकांक्षी छात्र है, जो सीरियस छात्र हैं, उन तक हमारे डेटा को पहुंचाइए। वही हमारा मोटिवेशन रहेगा। तो आज इतना ही। हम लोग मिलेंगे इसी श्रृंखला के और एक उपाख्यान में एक और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए यूपीएससी। दीजिए इजाज़त। जय हिंद।